नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज सरकार ने सीबीएसई के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। सीबीएसई के चेयरमैन और सेक्रेटरी को हटा दिया। 12th के स्टूडेंट्स की कॉपियों की जांच के लिए ओएसएम सिस्टम लागू करने, टेंडर प्रोसेस और दूसरी गड़बड़ियों की जांच के लिए कमेटी बना दी। अब इस बात की जांच होगी कि ओएसएम सिस्टम लागू करने का फैसला जल्दबाजी में क्यों लिया गया, किसने लिया, क्यों लिया, क्या किसी एक कंपनी को फेवर करने के लिए टेंडर की शर्तों में बदलाव हुआ था, जिस कंपनी को टेंडर दिया गया क्या उसके बैकग्राउंड की जांच हुई थी, अगर इस कंपनी के खिलाफ पहले से शिकायतें थी, तेलंगाना में एग्जाम कराने में यह कंपनी फेल हुई थी, तो फिर इसे इतने बड़े एग्जाम का ठेका क्यों दिया गया। इन सारे सवालों के जवाब यह कमेटी खोजेगी, 1 महीने के भीतर रिपोर्ट देगी और उसके बाद एक्शन होगा। हालांकि जांच कमेटी बनने से स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम तो कम नहीं हुई। आज भी सीबीएसई के हजारों छात्र री इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई नहीं कर पाए, क्योंकि सीबीएसई ने जो पोर्टल लॉन्च किया था वो आज भी ठीक से नहीं चला। सीबीएसई ने माना, एक तो सिस्टम पर ट्रैफिक ज्यादा है, दूसरा पोर्टल को हैक करने की लगातार कोशिश हो रही है, इसलिए बार बार टेक्निकल ग्लिच आते हैं। लेकिन सवाल है कि अब स्टूडेंट क्या करें। 12वीं के नंबरों के आधार पर यूनिवर्सिटीज और प्रोफेशनल कॉलेजेस में एडमिशन मिलता है, ये कोर्सेज शुरू होने वाले हैं, लेकिन अब तक फाइनल रिजल्ट ही नहीं आया, तो स्टूडेंट्स कहां जाएं, किससे कहें। क्या इस चक्कर में यूनिवर्सिटी का सेशन लेट कराया जाएगा, इसका छात्रों के भविष्य पर क्या असर होगा, छात्रों का कहना क्या है और इन सारी गड़बड़ी के लिए कौन जिम्मेदार है। इन सारे सवालों पर चर्चा करेंगे आज की बात में, और शुरुआत करते हैं सरकार के एक्शन से। 12वीं क्लास के बोर्ड के रिजल्ट में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियों के बाद आज आखिरकार एक्शन शुरू हुआ। सरकार ने सीबीएसई के चेयरमैन राहुल सिंह और सेक्रेटरी हिमांशु गुप्ता को हटा दिया है। होम मिनिस्ट्री में एडिशनल सेक्रेटरी एलपी सीताराम को सीबीएसई का नया चेयरमैन बनाया गया है। सरकार ने ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम से जुड़ी शिकायतों की जांच के लिए कमेटी बनाई है। जांच का जिम्मा कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन की चेयरमैन एस राधा चौहान को सौंपा गया है। एस राधा चौहान रिटायर्ड आईएएस हैं। वो सीबीएसई के सिस्टम को स्टडी करेंगी, ओएसएम सिस्टम को लागू करने के पूरे प्रोसेस को इन्वेस्टिगेट करके 1 महीने में अपनी रिपोर्ट सरकार को देंगी। आज शिक्षा मंत्रालय ने सीबीएसई से ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम को लेकर डिटेल्ड रिपोर्ट तलब की। मिनिस्ट्री ने पूछा, क्या आखिरी वक्त में टेंडर की शर्तों में बदलाव किया गया था, ऐसी कंपनी को ठेका क्यों दिया गया जिसके पास इस काम को करने की क्षमता ही नहीं थी। शिक्षा मंत्रालय ने सीबीएसई से यह भी पूछा कि हैदराबाद की कंपनी कोएम्प्ट को किस आधार पर ठेका दिया गया और इसके लिए कौन से अधिकारी जिम्मेदार थे। असल में 12वीं का रिजल्ट आने के बाद से ही मार्किंग सिस्टम पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। इसके बाद जब स्टूडेंट्स को आंसर शीट की कॉपियां मिली तो बहुत सारी और गड़बड़ियां सामने आई। पता लगा रोल नंबर किसी का है और आंसर शीट किसी और की मिली। सही सवालों में भी नंबर नहीं दिए गए, स्कैन कॉपी ब्लर्ड है। ये सारी खामियां सामने आई तो हंगामा हुआ। एक स्टूडेंट सार्थक सिद्धांत ने ओएसएम के लिए सीबीएसई की पूरी टेंडरिंग प्रोसेस की गड़बड़ियों को एक्सपोज कर दिया। सार्थक ने दावा किया कि सीबीएसई ने ओएसएम के टेंडर के लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल पिछले साल 28 अगस्त को जारी किया था। ओरिजिनल टेंडर में यह शर्त थी कि टेंडर लेने वाली कंपनी अगर कोई गड़बड़ी करती है तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी। कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने का प्रावधान था, लेकिन 20 सितंबर 2025 को सीबीएसई ने ठेके की शर्तों में ढील दे दी, बदलाव किया, ठेका लेने वाली कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने की कंडीशन को हटा दिया और 5 दिसंबर को सीबीएसई ने लगभग 40 करोड़ पन्नों की ऑन स्क्रीन मार्किंग का ठेका हैदराबाद की कोएम्प्ट को दे दिया था। हैरानी की बात यह है कि इस साल 17 फरवरी से 12th के एग्जाम शुरू हुए
और टीचर्स को एग्जाम शुरू होने से सिर्फ 10 दिन पहले 7 फरवरी को यह जानकारी दी गई कि इस बार ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम लागू होगा। टीचर्स को इसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी गई। ठेके की शर्तों में ढील की वजह से अब सीबीएसई गड़बड़ियां करने वाली कंपनी को ब्लैक लिस्ट नहीं कर सकती, उसके ऊपर पेनल्टी लगाई जा सकती है और कॉन्ट्रैक्ट रद्द किया जा सकता है। ये सारे के सारे सवाल आज पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी ने सीबीएसई के चेयरमैन राहुल सिंह और स्कूल एजुकेशन सेक्रेटरी संजय कुमार से पूछे। राहुल सिंह को तो सरकार ने शाम को हटा दिया, लेकिन उससे पहले आज दोपहर में राहुल सिंह और संजय कुमार पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने पेश हुए थे। कमेटी के चेयरमैन दिग्विजय सिंह, समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क और बीजेपी सांसद भीम सिंह ने सीबीएसई चेयरमैन और स्कूल एजुकेशन सेक्रेटरी से पूछा कि आखिर ओएसएम को लागू करने की ऐसी जल्दी क्या थी। टीचर्स को प्रॉपर ट्रेनिंग दिए बगैर ठेके की शर्तों में ढील देकर ओएसएम लागू करने का फैसला किसने किया। कमेटी ने सीबीएसई के अफसरों से पूछा, जिस कंपनी के पास एक्सपर्टीज नहीं थी, जिसका ट्रैक रिकॉर्ड खराब था, उसको सीबीएसई ने किस आधार पर ओएसएम का ठेका दिया। बच्चों के भविष्य से क्यों खिलवाड़ किया गया। पार्लियामेंट्री कमेटी ने सीबीएसई से कुछ सवालों के लिखित जवाब भी मांगे हैं। और बड़ी बात है कि स्टैंडिंग कमेटी ने सीबीएसई के टेंडर प्रोसेस में हेरफेर को एक्सपोज करने वाले छात्र सार्थक सिद्धांत को भी अपने सामने बुलाया। सार्थक ने कमेटी के सामने प्रेजेंटेशन दिया, यह बताया कि किस तरह सीबीएसई ने अपनी ही गवर्निंग बॉडी की अनदेखी करके जल्दबाजी में ओएसएम सिस्टम को लागू किया। टेंडर की प्रक्रिया को बदलकर कोएम्प्ट को ठेका दिया। कमेटी के मेंबर्स ने सार्थक सिद्धांत की मेहनत की तारीफ की और सीबीएसई के चेयरमैन ने कहा कि अगर उनसे ठीक से काम नहीं हो पा रहा तो वह ऐसे स्टूडेंट की मदद क्यों नहीं लेते। सीबीएसई के चेयरमैन और सेक्रेटरी की छुट्टी हुई, अच्छा हुआ। इनका गेम तो 3-4 दिन पहले ही ओवर हो गया था, पर अगर वो आउट हो जाते तो सोचिए आज पार्लियामेंट्री कमेटी में बाउंसर कौन झेलता। इसलिए जैसे ही मीटिंग खत्म हुई फरमान जारी हो गया, क्योंकि सीबीएसई ने कोई कसर नहीं छोड़ी। जल्दबाजी में ओएसएम लागू किया, खराब ट्रैक रिकॉर्ड वाली कंपनी को ठेका दिया, कॉन्ट्रैक्ट के एसओपी में बदलाव किए। अब जांच होगी तो पता चलेगा इसमें किसने कितना माल उड़ाया। हालांकि स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम तो अभी खत्म नहीं हुई है। आज भी सीबीएसई का पोर्टल ठीक से नहीं चला। सीबीएसई ने दावा किया कि उसके पोर्टल को हैक करने की कोशिश हो रही है, जिसके कारण री इवैल्यूएशन एप्लीकेशन पोर्टल बार बार बंद हो रहा है। इसीलिए स्टूडेंट्स को री इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करने में दिक्कत हो रही है। असल में 4 दिन के बाद आज सुबह करीब 5 बजे सीबीएसई के री इवैल्यूएशन एप्लीकेशन पोर्टल ने काम करना शुरू किया। अनाउंसमेंट भी हो गया। सीबीएसई ने स्टूडेंट से कहा कि वो री इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पोर्टल चालू है और 6 जून तक एप्लीकेशंस दी जा सकती हैं। हैवी ट्रैफिक से बचने के लिए सीबीएसई ने सिक्योरिटी की एडिशनल लेयर्स भी पोर्टल में लगाई। अब स्टूडेंट्स को अपने आधार कार्ड और दूसरे डिटेल्स भी भरने थे। शुरुआत में 2-3 घंटे तक तो सिस्टम स्मूथ चला, लेकिन इसके बाद पोर्टल ने काम करना बंद कर दिया। दिल्ली, लखनऊ, अहमदाबाद, हैदराबाद और भोपाल समेत कई शहरों में स्टूडेंट सिस्टम के सामने बैठे रहे, ट्राई करते रहे, वेबसाइट नहीं खुली। अगर वेब पेज ओपन हुआ तो कुछ डिटेल्स भरने के बाद हैंग कर गया। अगर स्टूडेंट्स ने अपनी डिटेल्स भर ली तो पेमेंट नहीं हुआ। 1 घंटे बाद ही वेबसाइट में सही क्रेडेंशियल डालने के बावजूद स्टूडेंट्स लॉगिन नहीं कर पा रहे। हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं। आपने रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया था, हमने देखा। अभी क्या प्रॉब्लम आ रही है? अभी जो है साइट खुल रही है पर अंदर लॉगिन नहीं हो पा रहा है। जैसे अभी यहाँ पे जो कैप्चा है, अच्छा, कैप्चा डाला है और यहाँ पे फेल हो गया। ये बता रहा है कि डिटेल आपकी गलत है, लेकिन यही डिटेल डाल के एक बार लॉगिन हो चुका था। हाँ। एक बार मैं चाहूंगी आप दोबारा कैप्चा डाल के हाँ। देखें। यहाँ पे स्टूडेंट कैप्चा डाल रहे हैं और बाकी जो डिटेल है
वो डाल दी गई थी, आधार कार्ड सही है, रोल नंबर सही है, नाम सही है, लेकिन उसके बावजूद भी कितने देर आप कितना परेशान हो चुके हैं? क्योंकि बहुत बार तो आप हमारे साथ ट्राई कर चुके हैं। 1 घंटे से ऊपर हो चुका है और मॉर्निंग में भी ट्राई किया था पर अभी तक कुछ नहीं हो पा रहा है। पहले तो कहा था कि 1 तारीख को साइट खुलेगी तो तब भी अंडर अपडेशन दिखा रहा था, और आज जाके साइट खुली है तो उसमें भी बहुत दिक्कतें आ रही है। जैसे मैंने भी अभी ट्राई किया था तो फ़ी पेमेंट तक पहुंच गए थे, तो फिर उसमें क्या होगा कि साइट लॉग आउट हो गई तो उसके बाद लॉगिन ही नहीं हो रही साइट। बहुत प्रॉब्लम आ रही है सीबीएसई की वेबसाइट में, हम लोगों ने बहुत बार ट्राई कर लिया, खोल ही नहीं रही है, बड़ी दिक्कत आ रही है। मुझे उसी के लिए रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करना था, जिसका वेट मैं 29 से कर रहा था क्योंकि उस दिन साइट खुलने वाली थी, फिर 1 जून को खुलने वाली थी, बट कल भी नहीं खुली। तो आज हम सुबह से ट्राई कर रहे हैं कभी, लेकिन कितने घंटे से आप परेशान? मैम मैं करीबन 2 से 3 घंटे से यहीं पे हूँ और ट्राई कर रहा हूँ। पहले एक बार मेरे साथ लॉगिन हो गया था, बट फिर वो पेमेंट पे आकर के लॉग आउट हो गया था और फिर री लॉगिन नहीं हो पा रहा था, क्रेडेंशियल रॉन्ग बता रहा था। लेकिन सीबीएसई का दावा है कि पोर्टल को बार बार हैक करने की कोशिश की जा रही है। 2 मिनट में सीबीएसई की वेबसाइट पर 15 लाख हिट्स आए। अनऑथोराइज्ड एक्सेस के 1 लाख से ज़्यादा अटेम्प्ट्स हुए, इसलिए स्टूडेंट्स को लॉगिन करने में दिक्कत हुई। सीबीएसई का दावा है कि आज शाम 4 बजे तक कुल 16,000 छात्रों ने री इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर दिया था। हालांकि छात्रों का कहना है कि सीबीएसई तो हैकिंग की बात कर पल्ला झाड़ सकती है, लेकिन मुसीबत तो हमारी है, छात्रों की है, उनके पेरेंट्स की है। सीबीएसई ने पहले 24 मई की डेट दी थी, फिर सिस्टम में खराबी आई, इसके बाद पोर्टल बंद किया। 29 मई को पोर्टल शुरू होने का ऐलान किया गया, कहा कि वे 1 जून से पोर्टल शुरू होगा, लेकिन फिर पोर्टल नहीं चला। आज पोर्टल शुरू हुआ, कुछ ही घंटों में फिर ठप हो गया। स्टूडेंट्स ने कहा कि बार बार सिस्टम ठीक करने का वादा करने के बावजूद सीबीएसई न तो शिकायतों का जवाब दे पाई है, न उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे पाई है। बार बार सिर्फ बहाने बनाए जा रहे हैं और नुकसान छात्रों का हो रहा है। आज जो ये पोर्टल आ गया है, खुल गया है, तो आपने खोलने की कोशिश की, अप्लाई क्या हुआ? मैम ओपन ही नहीं हो रहा है पोर्टल के बाद। अभी हमको अपनी कॉपी देखने के लिए, अपनी कॉपी करने के लिए सबके लिए पैसे ही देने पड़ रहे हैं। फिर बोल रहे हैं कि कॉपी चेक करवाने के लिए क्वेश्चन के लिए 25 मार्क्स, अब मैं कितने क्वेश्चन पे करूँगा? अच्छा, एक क्वेश्चन के लिए 25 मार्क्स 25 रुपीज़ मांग रहे हैं एक करने के, एक क्वेश्चन के लिए। लेकिन ये कह रहे हैं ना कि अगर आपका सही हुआ, आपके नंबर बढ़ गए तो वो पैसा नहीं लिया जाएगा। मैम मैंने 5 कॉपी के लिए पहले 500 दे दिए हैं, अभी मैं कितने क्वेश्चन पे करूँगा अटेम्प्ट? मैम हिंदी में मुझे 56 मार्क्स मिला, उसमें मेरे इतने मार्क्स कट हुए हैं, अब कितनों पे मैं अप्लाई करूँ? मेरा भी पोर्टल नहीं खुल रहा है। मैंने भी रीवैल्यूएशन के लिए अपनी कॉपीज़ को अप्लाई किया था, लेकिन उस टाइम पे भी सर्वर डाउन था। ये पूरा सीबीएसई का ही ग्लिच है जो भी है। इसी बार पहली बार ओएसएम चेकिंग हुई है और इसमें बिल्कुल भी हमको कोई प्रॉफिट इम्प्लीमेंट कुछ भी नहीं हुआ है। मेरा भी पोर्टल खुल नहीं रहा है, इसमें हर वक्त ग्लिचेस आते रहते हैं। जब हम अपनी फ़ोटो कॉपी के लिए भी डाले थे तो तब भी इतनी बार वेबसाइट क्रैश हो रही थी कि दिन भर मेरा दिमाग हर वक्त यही रह रहा था कि फ़ोटो कॉपी अभी आएगा, और उसके बाद भी एक को बार वो सही से ग्लिच हो रहा था, इतना ज़्यादा वेबसाइट क्रैश हो रही थी कि आ ही नहीं रहा था। पर ये पोर्टल फिर से ओपन नहीं हो रहा। रीवैल्यूएशन के लिए जो दिया था उसमें फिर से ग्लिचेस आ रही हैं। अभी नहीं खुल पा नहीं, अभी नहीं खुल रहा है फिर से। एग्ज़ाम जैसे कॉपी स्कैन हुई है इस बारी, ओएसएम होना था, तो जो कॉपी स्कैन हुई है काफ़ी ब्लर्ड है, तो वो पता नहीं कैसे टीचर्स ने उसमें चेकिंग की, क्योंकि हैंड राइटिंग बिल्कुल लेजिबल नहीं थी। और फिर वो हमें बोल रहे हैं कि हमने पढ़ाई नहीं करी है और या फिर हमने पेन से ही यूज़ नहीं करा, जो बिल्कुल कोई भी रीज़न नहीं है देने का कि हमने पेन यूज़ नहीं करा। फिर आपको बताना चाहिए था, स्पॉन्सर करना चाहिए था किसी कंपनी को कि आप इसका पेन यूज़ करो, तभी हम चेक करेंगे कॉपी। अगर कोई स्टूडेंट अपनी आंसर शीट की कॉपी लेना चाहता है तो उसे हर पेपर की कॉपी के लिए 100 रुपये देने होते हैं। इसके बाद अगर कोई री एवैल्यूएशन कराना चाहता है तो हर सवाल की जांच के लिए 25 रुपये का भुगतान करना होगा। यानी अगर किसी को लगता है कि मैथ्स के पेपर में उसे 4 सवालों में कम नंबर मिले हैं तो इन सवालों के री चेकिंग के लिए उसे 100 रुपये देने होंगे। इसीलिए स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि ये फीस बहुत ज़्यादा है। स्टूडेंट्स की एक और मुश्किल है, 12th का एग्ज़ाम देने वाले बहुत से बच्चे जेई और नीट के एग्ज़ाम में भी अपीयर होते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स के लिए बोर्ड एग्ज़ाम में कम से कम 75% मार्क्स लाने ज़रूरी होते हैं। इस बार सीबीएसई के 12th बोर्ड के रिजल्ट का एवरेज 89% से घटकर 85% रह गया है। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो जेई क्वालिफाई करने के बावजूद 75% मार्क्स नहीं ला पाए।
ये स्टूडेंट्स अपनी आंसर शीट का री एवेल्यूशन कराना चाहते हैं। वेबसाइट के बार बार डाउन होने की वजह से इन छात्रों की जेई की उम्मीदें टूटने लगी हैं। मैं कल से कोशिश कर रहा हूँ, इनफैक्ट मेरी कॉपीज इतने समय से रखी है, हफ्ते भर से कोशिश कर रहा हूँ, पर मैं रीएवल्यूशन के लिए भर नहीं पा रहा हूँ। मैं जेई की तैयारी करने के लिए मैंने ड्रॉप लिया है और मैंने इतनी मेहनत करी 2 महीने के लिए कि मैं बोर्ड में 75 का क्राइटेरिया क्रॉस कर लूँ ताकि मैं अपने NIT IIT में पहुँच पाऊँ। तो मैंने इतनी मेहनत करी सर, रात भर जग के पढ़ाई करी, बट फिर मैंने अपना रिजल्ट देखा तो मेरे सिर्फ 70.2 है सर। सर मैं इतने कम अंक से चूक गया तो मेरे को इतना दुख हुआ। मेरे को लगा मैं कैसे अपना इम्प्रूवमेंट का एग्जाम भी मेरे को समझना पड़ेगा, जेई के लिए भी तैयारी करनी पड़ेगी। इतना सर परेशान रहा सर, रोज अपने माता पिता से पूछता था, टीचर से पूछता था कि क्या करूं मैं, कैसे करूं, बट कुछ समझ नहीं आया सर। फिर अब मेरे को लगा जेई की तैयारी मुश्किल लग रही है। सर OSM में सर मतलब कॉपी स्कैन ही अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, मोबाइल से स्कैन कर रहे हैं, कभी कॉपी फोल्ड आ जा रही है, ब्लर आ रही है। तो कॉपीज अगर अच्छी होंगी तब तो मार्किंग भी सही होगी ना सर। तो आपने 3 दिन से रिवैल्यूएशन हाँ ट्राई कर सेम नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा, अभी जाके खुला है। 75% के ऊपर पिछले साल जो था वो लगभग 4.3 लाख था। इस साल 40,000 कम गया है, जबकि हमारे बच्चे 80,000 बढ़े हैं। तब भी 75% लाने वाले छात्र इस साल कम गए हैं 40,000 से। तो इसका मतलब है कि जो OSM तकनीक है, जो डिजिटली कॉपी चेक हो रही हैं, या तो गलत हो रही हैं या बहुत स्ट्रिक्ट चेक हो रही हैं, जो होना चाहिए उस हिसाब से। जैसे आपके कुछ छात्रों ने बताया कि कॉपी हिल रही है या बहुत ब्लर आ रहा है। सर कुछ बच्चों का तो यही भी कहना है और मैंने देखा भी कि कई जगह पर जैसे आपका स्कैनर से चेक होनी चाहिए, आपकी पूरी स्कैनर से स्कैन होनी चाहिए कॉपी, बट कुछ जगह ऐसा है जैसे हो सकता है स्कैनर की कमी के चलते कई जगह मोबाइल से ही स्कैन कर लिया हो, कई जगह कॉपी मुड़ी भी दिखाई दे रही हैं, तो ये थोड़ी प्रॉब्लम है। CBSE की गड़बड़ियों का मामला आज कोर्ट में भी पहुंचा। कांग्रेस के स्टूडेंट विंग NSUI ने दिल्ली हाई कोर्ट में PIL फाइल की। कोर्ट से CBSE की गड़बड़ियों की जांच इंडिपेंडेंट एजेंसी से कराने की मांग की। कांग्रेस के MP शशि थरूर ने कहा कि जिस तरह की गड़बड़ियां सामने आई हैं उससे पूरी दुनिया में भारत के एजुकेशन सिस्टम की बदनामी हो रही है, इसलिए सिर्फ अफसरों को हटाने से काम नहीं चलेगा। Actually, this is the future of India that's at stake. The young people of India, look, for generations in our country, examinations, studies, good results were the passport to the future. This is how people from humble backgrounds, lower middle class families are able to excel and rise above the limitations of their thing and have new opportunities and succeed in life. This is how young people study very hard, sacrificing so much in order to prepare for these examinations. And if you run a process where the integrity of the examinations cannot be trusted, where you are in a situation where tragically people who have spent so much of effort in preparing suddenly find that there are leaks, there is corruption, there is dishonesty, and that the entire process is vitiated. Sometimes exams are cancelled, they have to start all over again. When people see that, they feel so betrayed and so let down. Why is the government in a situation where it is not able to guarantee the fairness and integrity of such a simple process as a national examination? It is honestly a deficiency of the government, and the government should be responsible and take action to fix the problem. शशि थरूर कह रहे थे कि CBSE के मार्किंग सिस्टम और नीट के पेपर लीक ने सरकार की कमियों को एक्सपोज कर दिया है। थरूर ने कहा कि देश में एजुकेशन सिस्टम ऐसा है जिसके ज़रिए आम लोग अपनी मेहनत से आगे बढ़ने का ख्वाब देखते थे, लेकिन पेपर लीक और इवैल्यूएशन सिस्टम की गड़बड़ियों ने लोगों के भरोसों को तोड़ दिया है। सरकार को जिम्मेदारी तय करनी चाहिए, दोषियों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे जनता का भरोसा सिस्टम पर बहाल हो जाए। CBSE का काम इतना मुश्किल नहीं था जितना उन्होंने शोर मचा दिया। 4 लाख छात्रों ने अपनी उत्तर पुस्तिकाओं की कॉपी के लिए आवेदन किया। करीब 11,32,000 आंसर शीट्स की मांग की गई, क्योंकि जिन्हें स्कैन की हुई कॉपी मिल जाती है वही छात्र री इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यह काम बिना ग्लिच के हो सकता था अगर CBSE सारे पैरामीटर्स को एडवांस में जांच कर लेती। बार बार पोर्टल हैंग नहीं होता। हमारे सामने IRCTC का एग्जाम्पल है। ये रेलवे की वेबसाइट है। ऑन एन एवरेज 4 से 5 करोड़ विजिट हर महीने हैंडल करती है।
ये 3 लाख कॉन्करेंट यूजर्स को मैनेज करती है और हर मिनट 32,000 टिकट्स प्रोसेस करती है। अगर सीबीएसई बोर्ड री इवैल्यूएशन पोर्टल के लिए आईआरसीटी से सीख लेता तो कोई मुश्किल नहीं होती। अब राजनीति की बात करते हैं और बंगाल की बात करते हैं। आज ममता बनर्जी को भी समझ में आ गया कि ज्यादातर विधायक उनका साथ छोड़कर भाग सकते हैं, उनकी पार्टी टूटने के कगार पर है। इसलिए ममता बनर्जी खुद सड़क पर उतरी। उन्होंने इल्जाम लगाया कि बीजेपी लालच देकर, डरा धमकाकर उनकी पार्टी के एमएलए को तोड़ना चाहती है, नई तृणमूल कांग्रेस बनाना चाहती है, लेकिन वो ऐसा होने नहीं देंगी। ममता ने कहा कि बीजेपी ये न भूले जिस दिन वो सत्ता से हटेगी 2 दिन के भीतर बीजेपी भी टूट जाएगी। ममता ने कल ही ऐलान कर दिया था कि वो आज प्रोटेस्ट करेंगी, कालीघाट में धरना देंगी, लेकिन प्रशासन ने इसकी परमिशन नहीं दी। फिर भी ममता कोलकाता के धर्मतला में गांधी मूर्ति के सामने पहुंच गई, घर से माइक मंगवाया और बीजेपी पर जमकर बरसी। लेकिन नोट करने वाली बात यह है कि बंगाल में 2 विधायक निकालने के बाद ममता बनर्जी की पार्टी के 78 एमएलए बचे हैं, 42 एमपीज हैं। लेकिन आज ममता के साथ प्रदर्शन में नैना दास बनर्जी, मदन मित्रा, फिराद हाकिम, विमान बनर्जी, अशोक देव और शोभन देव चैटर्जी जैसे सिर्फ 6 विधायक ही पहुंचे। सांसदों में से सिर्फ 5 डेरेक ओब्रायन, समीरुल इस्लाम, डोला सेन, माला रॉय और कल्याण बनर्जी ही ममता के साथ दिखाई दिए। तृणमूल कांग्रेस के ज्यादातर नेताओं ने ममता के धरने से दूरी बनाई, लेकिन ममता ने कहा उनकी पार्टी के नेताओं को बीजेपी ने घर में नजरबंद कर दिया। विधायकों के घरों के बाहर पुलिस तैनात कर दी गई, एमएलए को धमकाया गया। ममता ने कहा कि बीजेपी ने जो महाराष्ट्र में किया वही बंगाल में करना चाहती है। बीजेपी तृणमूल कांग्रेस को खत्म करने की साजिश रच रही है और इसके लिए अलग अलग फॉर्मूले अपनाए जा रहे हैं। लेकिन ममता ने कहा वो बीजेपी के मंसूबों को कभी पूरा नहीं होने देंगी। ममता ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस नेताओं से नहीं, जमीन पर लड़ने वाले कार्यकर्ताओं से बनी है। विधायकों के टूटने से पार्टी खत्म नहीं होगी। ममता ने कहा कि जब वक्त बदलेगा तो बीजेपी के साथ वही होगा जो आज बीजेपी दूसरों के साथ कर रही है। कि आज बंगाल में जो अत्याचार चल रहा है, एक भी एमएलए को घर से निकालने नहीं दिया। पुलिस जाके कहा आपको तृणमूल छोड़ना पड़ेगा, नया तृणमूल बनाने पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन ड्राफ्ट कर दिया। अमित शाह के बातों पे मैंने सुना, मेरे को जानकारी मिला, लेकिन मेरे को क्रॉस चेक करना पड़ेगा। और क्या किया? जो चोर है, डकैत है, जिसको आपने चोर कहते हैं, वो लोगों को बाड़ी में पुलिस भेज के आप कहते हैं आप तृणमूल तोड़ो और हमारा साथ जोड़ो, नया से तृणमूल बनाओ। कौन बनाएगा? जो तृणमूल लड़ाई करके आया, खून दे के आया, संघर्ष करके आया, वो असली तृणमूल है। कितना करोड़ रुपया मेरे को पता नहीं है। कोई तो कहते हैं 2-3 फॉर्मूला। एक फॉर्मूला मनी इज हनी बेटर देन एनीथिंग, मनी इज बेटर देन हनी। दूसरी है कि आप डायरेक्ट बीजेपी को नहीं करके कहते हैं आप नया तृणमूल बनाओ। जो तृणमूल देखा नहीं आंखों में, वो नया तृणमूल बनाएगा। काला से भी काला जो ज्यादा होता है, एक काला से भी काला के लिए भयंकर है। असल में लीडर ऑफ अपोजिशन के इशू पर स्पीकर को सौंपी गई चिट्ठी में तृणमूल कांग्रेस के विधायकों के फर्जी साइन किए गए। खुद तृणमूल कांग्रेस के विधायकों ने इसकी शिकायत स्पीकर से की। जांच शुरू हो गई। अभिषेक बनर्जी को इस मामले में 8 जून तक सीआईडी के सामने पेश होना है, लेकिन यह साफ हो गया कि इस मामले में फर्जीवाड़ा तो हुआ है। इसलिए आज ममता ने नया दाव खेला। उन्होंने कहा कि पार्टी में किसे क्या पद देना है यह फैसला पार्टी हाईकमान का होता है। विधायकों की मीटिंग में लीडर ऑफ अपोजिशन के नाम का फैसला सर्वसम्मति से उनके ऊपर छोड़ा गया था।
मीटिंग की वीडियो रिकॉर्डिंग उनके पास है। ममता ने कहा कि स्पीकर को जो चिट्ठी भेजी गई उसमें विधायकों के साइन नहीं थे, सिर्फ मीटिंग में मौजूद विधायकों की लिस्ट अटैच की गई थी, जिसमें विधायकों ने खुद ही अपने नाम लिखे थे। अगर स्पीकर को दी गई चिट्ठी की फॉरेंसिक जांच हो जाए तो असलियत सामने आ जाएगी। First they have decided unanimously. I have the record. हम वीडियो करके रखा। जो लोग अभी कहते हैं कि ये सिग्नेचर हमारा नहीं है, ये लिखा नहीं है, कोई सिग्नेचर करते हैं, खोल के करते हैं, ये तो वर्ड का बात है। लेकिन हैंड राइटिंग उसका है कि नहीं है, फॉरेंसिक टेस्ट करा दो। तो अपोजिशन लीडर कौन होगा, चीफ व्हिप कौन होगा, ये तो पार्टी डिसाइड करते हैं। किसको कुछ कहने का कुछ रहने से आप कह सकते हैं, लेकिन ये बात नहीं है। अब मीटिंग में यूनानिमस बोला, वो तो वीडियो रिकॉर्डिंग है कि चेयरपर्सन जो करेगा उसको हैंड ओवर करिए। हम चेयरपर्सन जो करेगा पार्टी का, पार्टी जो डिसीजन लेंगे हम मान लेंगे। इसका बाद ही तो लेटर भेजा था। तो आज ये पॉलिटिक्स क्यों कर रहे हैं, एक डार्टी गेम क्यों खेल रहा है? आज आप खेल रहा है, कल कोई और खेलेंगे। आप जितना कोशिश पार्टी तोड़ो, लेकिन आप जब पावर में नहीं रहेंगे ना, आपका पार्टी 2 दिन में तोड़ जाएगा। ममता बनर्जी ये मैसेज दे रही हैं कि शोभन देव चैटर्जी को लीडर ऑफ अपोजिशन बनाने का फैसला उनका था, अभिषेक बनर्जी का नहीं था। अभिषेक ने पार्टी महासचिव होने के नाते औपचारिक तौर पर इसकी जानकारी स्पीकर को दी थी। हालांकि ममता का धरना खत्म होने के कुछ ही देर बाद अभिषेक बनर्जी की नई चिट्ठी स्पीकर रथिंद्र बोस के पास पहुंची। कुछ एमएलए ये लेकर गए। स्पीकर से तो उनकी मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन स्पीकर के सेक्रेटरी को चिट्ठी दे दी गई। इस लेटर में स्पीकर को फिर बताया गया कि पार्टी ने सर्वसम्मति से शोभन देव चैटर्जी को लीडर ऑफ अपोजिशन, फिराद हाकिम को तृणमूल कांग्रेस का चीफ व्हिप, असीम पात्रा और नयना बनर्जी को डिप्टी लीडर ऑफ अपोजिशन बनाने का फैसला किया है। साथ में स्पीकर को यह भी बताया गया कि 2021 में जब शुभेंदु अधिकारी को बीजेपी ने लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया था, उस वक्त बीजेपी ने जो प्रोसीजर फॉलो किया था वही प्रक्रिया तृणमूल कांग्रेस ने भी अपनाई है। स्पीकर के ऑफिस में लेटर देने के बाद कुणाल घोष ने कहा, बीजेपी के इशारे पर तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ साजिश हो रही है और इस साजिश में स्पीकर का ऑफिस भी शामिल है। देखिए, आज मैं और मिसेस असीमा पात्रा, 2 विधायक, हम स्पीकर साहब के ऑफिस में आए थे पार्टी के तरफ से एक नया लेटर सबमिट करने के लिए। स्पीकर साहब नहीं थे, तो अकॉर्डिंग टू रूल तो उनका ऑफिस में तो जमा देना पड़ता है, रिसीव करने का बात होता है। तो कल भी हम लोग हमारा जो देना था कल दिया, और उनका ऑफिस का जो सेक्रेटरी है, ऑफिस का सेक्रेटरी बहुत कोऑपरेट किया, रिसीव कर दिया। लेकिन आज वो सेम पर्सन वो बोल रहे हैं हमारा कुछ करने को नहीं है, क्योंकि हमारा स्पीकर सर काल के बाद इंस्ट्रक्शन दिया है कि हम कोई लेटर रिसीव नहीं कर सकता। ये क्या है? ये क्या मजाक है? अब सवाल यह कि स्पीकर के पास ममता बनर्जी ने दूसरी चिट्ठी क्यों भिजवाई। इसके बारे में पता लगा कि जिस वक्त ममता का धरना चल रहा था, उसी वक्त ममता के पास एक खबर पहुंच गई कि पार्टी से निकाले गए विधायक ऋतव्रत बनर्जी और संदीपन साहा ने तृणमूल कांग्रेस के एमएलए के साथ सीक्रेट मीटिंग की है। इस मीटिंग में 50 से ज्यादा विधायक शामिल हुए और यह भी बताया गया कि ऋतव्रत बनर्जी खुद लीडर ऑफ अपोजिशन बनना चाहते हैं। वो अपने समर्थन में तृणमूल कांग्रेस के विधायकों को इकट्ठा कर रहे हैं। अगर 2/3 एमएलए उनके साथ जाते हैं तो ऋतव्रत बनर्जी अपने गुट को असली तृणमूल कांग्रेस डिक्लेयर कर देंगे। खबर तो यह भी थी कि ऋतव्रत बनर्जी आज असंतुष्ट विधायकों के साथ स्पीकर से मुलाकात कर सकते हैं। हालांकि ऐसा हुआ नहीं,
लेकिन कुणाल घोष जैसे ही स्पीकर के चैम्बर से निकले तो हृदयव्रत बैनर्जी अकेले ही स्पीकर के चैम्बर में पहुंच गए। अंदर क्या बात हुई, उन्होंने स्पीकर के ऑफिस में क्या अर्जी लगाई, ये तो उन्होंने नहीं बताया, लेकिन इतना कहा कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन कौन होगा इसका फैसला तो पार्टी के विधायक करेंगे। अभिषेक बैनर्जी का इसमें क्या काम, वो स्पीकर को चिट्ठी लिखने वाले होते कौन हैं? As far as the 18th West Bengal State Legislative Assembly is concerned, Abhishek Banerjee is nobody of the State Legislative Assembly. I can tell that. Abhishek Banerjee is nobody of this 18th West Bengal State Legislative Assembly. Loud and clear. हृदयव्रत बैनर्जी के बयान का हिंदी मतलब आपको बता देता हूं। उन्होंने कहा कि जहां तक बंगाल की मौजूदा विधानसभा का मामला है, अभिषेक बैनर्जी का विधानसभा से कोई लेना देना नहीं है। ये बात साफ साफ कह रहा हूं और ये बात सबको समझ लेनी चाहिए। हृदयव्रत बैनर्जी ने पार्टी तोड़ने के आरोपों पर कुछ नहीं कहा, खुद को बैक बेंचर एमएलए बताया, लेकिन उनसे थोड़ी देर पहले स्पीकर के चैम्बर से निकले बंगाल सरकार के मंत्री तापस रॉय ने दावा किया कि टीएमसी का टूटना पक्का है, कंफर्म्ड है। पार्टी तो टूटेगा, टूटना चाहिए, 100% टूटेगा, टूटना चाहिए। पार्टी तो टूटेगा, टूटना चाहिए, 100% टूटेगा, टूटना चाहिए। तापस रॉय के एक लाइन के दावे पर हृदयव्रत बैनर्जी से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा वो सीनियर लीडर हैं, वो कुछ सोच समझ कर ही कह रहे होंगे, लेकिन क्यों कह रहे हैं इसका जवाब तो उन्हीं से पूछा जाना चाहिए। ये तापसदा को आपको पूछना पड़ेगा। तापसदा बहुत सीनियर पॉलिटिशियन है, बुजुर्ग पॉलिटिशियन, अभी मिनिस्टर भी है, स्टेट गवर्नमेंट का इंपॉर्टेंट कैबिनेट मिनिस्टर, तो ये बात तो तापसदा कह पाएंगे। मेरे पास कोई ऐसा सूचना जानकारी नहीं है। टीएमसी से निकाले गए रिजू दत्ता ने भी आज एक बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि 2/3 विधायक तृणमूल कांग्रेस से अलग होने का मन बना चुके हैं, पार्टी कभी भी टूट सकती है और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ अभिषेक बैनर्जी जिम्मेदार हैं। शिवसेना महाराष्ट्र मॉडल अभी बंगाल में चल रहा है। 2/3 मेजोरिटी अगर विधायक निकल के बोल रहे हैं हम लोग असली तृणमूल कांग्रेस है, तो पार्टी और कहाँ है? पार्टी तो पोस्टर बन जाएगी, सिर्फ दीदी रहेंगे और अभिषेक बैनर्जी रहेंगे और 2-4 पुराने विधायक, पुराने उनके लॉयलिस्ट रहेंगे। एक तो पार्टी 5 तारीख को रोड पे नहीं उतरे, कर्मियों के साथ खड़े नहीं हुए। वरिष्ठ विधायक भूतपूर्व मंत्री अरूप राय ने भी बोला कि पार्टी ने हमें छोड़ दिया, हमारे कार्यकर्ता मार खा रहे हैं, ये खा रहे हैं। तो मैं नहीं बोल रहा हूं, मैंने बोला था, अभी सब यही बात बोल रहे हैं, तो इसलिए कोई तो है नहीं। कल तो पार्टी ने बोला था, कुणाल जी ने भी बोला था, दीदी के रेसिडेंस के बाहर आप लोग भी थे, कि पूरे बंगाल में धरना होगा, ये होगा। कुछ हुआ? कुछ हुआ? पर मैं 2 बहुत बड़ी बातें कहना चाहता हूं। पहला बात, जिम्मेदारी अभिषेक बैनर्जी को लेना पड़ेगा। जिन जिन लोगों को अभिषेक बैनर्जी हाथ पकड़ के इस पार्टी में लेके आए, ये सब ने पार्टी का पीछे छुरा घोपा है, अभिषेक बैनर्जी के पीछे छुरा घोपा है। ये जो पूरा विधायकों का, सांसदों का जो गुस्सा है अभिषेक बैनर्जी के खिलाफ, इनका सबका, मैंने जो बोला था 8 तारीख 9 तारीख को, आज तो वही बोल रहे हैं कि आईपैक के ऊपर इनका गुस्सा है, अभिषेक बैनर्जी के ऊपर इनका गुस्सा है। ये दीदी को पता नहीं चला। दीदी तो आरोप लगा रही हैं कि बीजेपी डिक्टेटरशिप कर रही है, तानाशाही कर रही है, तृणमूल कांग्रेस को खत्म करना चाहती है, विधायकों की खरीद फरोख्त हो रही है। लेकिन बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष शमीक भट्टाचार्य ने कहा ममता की पार्टी में जो हो रहा है वो उनकी इंटरनल प्रॉब्लम है। तृणमूल कांग्रेस के विधायकों के लिए बीजेपी के दरवाजे बंद हैं। जिनके खिलाफ जनता ने मैंडेट दिया है उन्हें पार्टी में शामिल करके बीजेपी को तृणमूल कांग्रेस जैसा थोड़े ही बनाना है। उसका रसोई घर में क्या पक रहा है उसे हमारा कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन एक गुजरे हुए बहुत बड़ा नेता सुब्रत मुखर्जी ने कहते ये कोई पार्टी नहीं है, ये चलता हुआ ट्रेन है, सब लोग इसमें शामिल हो गए हैं, जब जिसका प्लेटफॉर्म मिल जाएगा वो उतर जाएगा। हमारा टीएमसी के लिए दरवाजा बंद है, किसी को नहीं इंपोर्ट करके हम लोग 207 तक पहुंच गए हैं। जनता टीएमसी का नेताओं को खिलाफ वोट दिया था, जो टेंटेड है, जो नौकरी बेचा, नौकरी खरीदा, जो जनता का जीना हराम कर दिया था, जो आदिवासी महिला का सर मुड़ा दिया था, थूक कर उसको चटने के लिए मजबूर किया था, जो राष्ट्रपति
महामहिम राष्ट्रपति को एक कार्यक्रम करने के लिए मैदान तक नहीं दिया, उन लोग हम लोग पार्टी में शामिल करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का तृणमूलाइजेशन नहीं हो सकते। लेकिन ममता बनर्जी ने कहा बीजेपी का फॉर्मूला अब पूरा देश जानता है। बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर हमले हो रहे हैं, घरों पर बुलडोजर चल रहे हैं, विधायकों को डराया धमकाया जा रहा है, लेकिन ये बहुत दिन नहीं चलेगा। ममता ने कहा कि वो लेफ्ट के खिलाफ अकेले लड़ी थी, अकेले अपने दम पर पार्टी खड़ी की थी, लेफ्ट को उखाड़ा, अब उसी तरह जनता के साथ मिलकर बीजेपी से लड़ाई करेंगी। हमारा नंबर का जरूरत नहीं है, हम ऐसे ही बना देंगे, आप जैसे बनाना है। इसी के लिए हम डरते नहीं है, हम काफिर नहीं है, हम डरते नहीं है, हम कॉवर्ड नहीं है, हम डरते नहीं है, हम लड़ते हैं, जिंदगी देने के लिए तैयार है, लेकिन हम वो डाउन करने के लिए तैयार नहीं है। Our head will be always head high. We will head high. 4 को तमन्ना आज हमारा दिल में है। और दिल का बात दिल से होता है, झूठा से नहीं, झूठा से नहीं, झूठे से नहीं, झूठे से होता है। आज दिखाई दिया कि ममता बनर्जी कितनी परेशान, कितनी लाचार हैं। कल तक जो एमपीज एमएलएज ममता से खौफ खाते थे, आज ममता उनके भागने से डरी हुई हैं। कल तक इंडिया अलायंस के जो नेता ममता के आगे सिर झुकाते थे, वो अब उनका फोन नहीं उठा रहे। बंगाल में सेक्युलरिज्म के नाम पर ममता बनर्जी ने हिंदू विरोधी राजनीति का जो किला बनाया था, वो धूल में मिल गया। उसकी जगह अब हिंदू सेल्फ रेस्पेक्ट ने ले ली है। अब कोई जय श्री राम का नारा लगाने से नहीं डरता। पहली बार यह पता चल रहा है कि बंगाल में किस कदर डर का माहौल था। अब हवा बदली, बादल छटे तो चारों तरफ लोगों की तृणमूल के नेताओं से नाराजगी दिखाई देने लगी। ममता के लिए अब पार्टी को बचाना टेढ़ी खीर साबित होगा। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति की। आज योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 10 साल पहले यूपी में बम और कट्टों की फैक्ट्रियां चलती थी, अब यूपी में ब्रह्मोस मिसाइल बनती हैं। पहले यूपी में मच्छर बीमारी फैलाते थे, माफिया खौफ का कारोबार करते थे। योगी ने कहा कि 9 साल में मच्छर भी खत्म हो गए और माफिया भी जहन्नुम पहुंच गए। योगी आदित्यनाथ आज कुशीनगर में थे। उन्होंने यहां कई योजनाओं का उद्घाटन किया और इसके बाद समाजवादी पार्टी पर हमला किया। योगी ने कहा कि कुशीनगर भगवान राम के पुत्र कुश की धरती है। यहां भगवान महावीर और महात्मा बुद्ध की निशानियां हैं, लेकिन इस पवित्र भूमि को समाजवादी पार्टी के शासन में दंगे देखने पड़े, सनातन की विरासत को मिटाया गया, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। योगी ने कहा कि कुशीनगर के फाजिल नगर का नाम पावागढ़ होगा। डबल इंजन की सरकार में कोई माफिया, कोई कट्टरपंथी आम लोग को डराने की कोशिश करेगा तो उसका अंजाम वही होगा जो ज्यादातर अपराधियों का हुआ है। रोज भारत को चिढ़ाने का काम करने वाले पाकिस्तान की छाती पर जो मिसाइल दागी जाती है, उसका निर्माण लखनऊ में हम लोग करवाते हैं और पाकिस्तान की वही मिसाइल पाकिस्तान को कंपा देता है। पाकिस्तान बाप बाप कहकर के चिल्ला पड़ता है। क्योंकि ब्रह्मोस मिसाइल की कोई कार्ड दुनिया के पास नहीं है और ये लखनऊ में बन रही है। लखनऊ में पिछली सरकारें देखो क्या करती थी, कट्टा और बम बनाती थी निर्दोष लोगों को लूटने के लिए, व्यापारियों को लूटने के लिए, बेटियों की सुरक्षा में सेंध लगाती थी।
हमने इन सौदों को तो ठीक किया है, और जो ठीक नहीं हुआ है, बोली से नहीं माना है तो गोली से जरूर मान गया है। पहचान का संकट, बीमारी का संकट, माफिया का संकट, हर प्रकार का माफिया, बालू माफिया, खनन माफिया, जंगल पार्टी का आतंक, हर प्रकार का माफिया इस पावन धरती को जकड़ा हुआ था। हमने माफिया को भी समाप्त किया और मच्छर को भी समाप्त किया। ये मच्छर बीमारी लाता था, माफिया बेरोजगारी लाता था। योगी ने ये बात कही कुशीनगर में, लेकिन इसका असर पूरे यूपी में दिखाई देने लगा। आज संभल में 48 साल बाद दंगा पीड़ित परिवार को फिर से बसाया गया। 1978 के दंगे में बहुत सारे हिंदू परिवार अपना घर बार छोड़कर भाग गए थे। उनकी संपत्तियों पर कब्जा कर लिया गया था। इस दंगे में परिवार के सामने रामशरण रस्तोगी की चाकुओं से गोदकर हत्या की गई थी और शव को उनकी दुकान के सामने कुएं में फेंका गया था। इस खौफनाक वारदात के बाद डरा सहमा परिवार संभल से भागकर दिल्ली में रहने लगा। उनके घर और दुकान पर कब्जा हो गया। रामशरण के ग्रैंडसन ने अपनी मां और दादी के साथ योगी से मुलाकात की। परिवार की दास्तां योगी को बताई। योगी ने डीएम को जांच के आदेश दिए। पता लगा कि जिस जमीन पर टीले वाली मस्जिद बनी है उसके आसपास कब्रिस्तान बना है, वो सारी जमीन सरकारी है। इसके बाद प्रशासन ने जमीन को खाली करवाया और इस जमीन का एक हिस्सा रामशरण के परिवार को सौंप दिया। संभल के डीएम अंकित खंडेलवाल कल इस जमीन के कागजात दंगा पीड़ित परिवार को सौंपेंगे। प्रशासन की देखरेख में इस जमीन पर घर भी बनेगा। तहसीलदार धीरेन्द्र कुमार सिंह ने बताया कि आज जमीन की पैमाइश और सफाई का काम पूरा करा लिया गया है। कल इस जमीन पर घर का भूमि पूजन भी होगा। 78 के दंगे के दौरान एक परिवार के लोगों की हत्या कर दी गई और उसका परिवार, उसके बच्चे यहाँ से पलायन कर गए। इसके पश्चात उस व्यक्ति को के पुनर्वासन के लिए एक विस्तृत अभियान चलाया गया और उसके परिवार के लोगों की जांच की गई और उसमें ये पाया गया कि वो व्यक्ति यहाँ का पहले यहाँ का कभी का निवासी रहा है और इस आधार पर इस शेर खां सराय में उसको पट्टा दिया गया है और उस पट्टे का आज चिन्हांकन किया जा रहा है। कल इस पट्टे की भूमि को आवासीय प्रयोजन हेतु उस व्यक्ति को हस्तगत करा दिया जाएगा। विपुल नाम का लड़का है जो दिल्ली में किसी होटल में काम करता है और ये उसको हस्तगत कराया जाएगा। इसी तरह की खबर गाजियाबाद से आई। योगी के आदेश पर गाजियाबाद के विजयनगर में प्रशासन ने चंचल नाम की एक बुजुर्ग महिला को सिर्फ 48 घंटे में उनका घर वापस दिलवा दिया। असल में 70 साल की बुजुर्ग चंचल के घर पर ताज मोहम्मद नाम के प्रॉपर्टी डीलर ने कब्जा कर लिया था। चंचल ने चीफ मिनिस्टर से शिकायत की। फिर 26 मई को जन सुनवाई के दौरान गाजियाबाद के डीएम रविंद्र कुमार को सारी बात बताई। इस महिला ने बताया कि वो गरीब है। पिछले साल उसके पति की तबीयत बिगड़ी। इलाज के खर्चे के लिए उसने प्रॉपर्टी डीलर ताज मोहम्मद से 1.5 लाख रुपए उधार लिए। पति की मौत हो गई। बेटा बेरोजगार है, इसलिए वो ताज मोहम्मद का पैसा नहीं चुका पाई। ताज मोहम्मद ने 4 महीने में ब्याज जोड़कर 1.5 लाख की रकम को 7 लाख तक पहुंचा दिया। बुजुर्ग महिला इतना पैसा नहीं चुका पाई तो ताज मोहम्मद ने उसे घर से निकाल दिया, घर पर कब्जा कर लिया और उसका मकान पड़ोस में रहने वाले मोमिन को बेच दिया। शिकायत मिलने पर डीएम ने जांच के निर्देश दिए। 48 घंटे में जांच पूरी हुई। सोमवार को डीएम मौके पर पहुंचे। अवैध कब्जा हटवाकर तुरंत मकान की चाबियां चंचल को सौंप दी और भू माफियाओं के खिलाफ सख्त धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेजने का आदेश दिया। घर मिलने के बाद चंचल की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, लोग सरकारी सिस्टम को कोसते हैं लेकिन यूपी में ऐसा नहीं है। अगर कोई शिकायत करता है तो उसकी बात सुनी जाती है
और एक्शन भी होता है। ताज मोहम्मद एक प्रॉपर्टी डीलर है, मैंने 1.5 लाख रुपया लिया था, वहां पर भी उसने हमारे साथ में धोखाधड़ी कर दी। जिलाधिकारी से तो मुझे मिले हुए अभी 72 घंटे भी नहीं हुए। उन्होंने तो जो है मेरी 2 ही दिन में 48 घंटे में ही जो है प्रकरण पूरा कर दिया। पुलिस प्रशासन से भी और पूरी टीम से भी बहुत ही ज्यादा हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। योगी जी के पास जाना चाहिए, इधर उधर किसी के भी चक्करों में ना पड़ के सीधा डीएम के पास, जिलाधिकारी या सीएम योगी जी को। मैंने भी पोर्टल पे शिकायत दर्ज की थी। तो आप संतुष्ट हैं अब सीएम योगी और डीएम की कार्रवाई? बिल्कुल जी, बाकायदा उनके यहाँ से हमारे पास कॉल भी आई है कि चंचल जी आप संतुष्ट हैं। मैंने कहा सर जी बहुत बहुत धन्यवाद। योगी आदित्यनाथ ने सरकारी सिस्टम के प्रति लोगों के मन में जो भरोसा पैदा किया है, उनकी बड़ी उपलब्धि है। जनता के भरोसा योगी की सबसे बड़ी ताकत है, इसलिए योगी फुल जोश में है। यूपी में चुनाव अभी दूर है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि योगी ने कैंपेन शुरू कर दिया है। वो हर रोज एक जिले में नजर आते हैं। योगी का एजेंडा क्लियर है। उन्होंने यूपी में माफियाओं के दिल में कानून का डर पैदा किया। बहन बेटियां सुरक्षित महसूस करती हैं। उद्योगपति यूपी में इन्वेस्ट करने लगे हैं। लेकिन इसके अलावा योगी का एक और एजेंडा भी है। योगी ने उत्तर प्रदेश में हिंदुओं का आत्मसम्मान जगाया है, और इसका जवाब न पीडीए का नारा लगाने वाले अखिलेश यादव के पास है और न संविधान की कॉपी लहराने वाले राहुल गांधी के पास। यूपी के साथ ही उत्तराखंड में भी चुनाव होने वाले हैं, और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी योगी के राह पर चल रहे हैं। उत्तराखंड में ऑपरेशन काल नेमी दिखाई दिया। उन फर्जी बाबाओं को पकड़ा जा रहा है जो मुस्लिम हैं, लेकिन गेरुआ वस्त्र पहनकर कंठी माला लेकर 4 धाम में यात्रियों को ठग रहे हैं। आज हरिद्वार पुलिस ने रुड़की में ऑपरेशन कालनेमी के तहत 40 फर्जी बाबाओं को पकड़ा। पुलिस थाने में खड़े ये लोग कल तक भगवा वस्त्र पहनकर, साधु का भेष धरकर श्रद्धालुओं से दान दक्षिणा ले रहे थे, लेकिन इनमें से कोई हिंदू नहीं है। किसी का नाम अकबर है, कोई नज़ीर है, कोई वसीम, कोई सलमान, आमिर और कोई मेहताब है। इनमें से कुछ तो ऐसे जो बंगाल से हरिद्वार आए हैं, साधु बनकर राम राम जप रहे हैं। 4 धाम यात्रा के रास्ते में बैठकर कोई तंत्र मंत्र करने का ढोंग कर रहा था, कोई भजन गाकर भीख मांग रहा था। लेकिन जब पुलिस ने इनके आई कार्ड चेक किए तो असलियत सामने आ गई। अब ये बहरूपिये जेल की हवा खा रहे हैं। नाम बदल करके, अपनी पहचान छुपा करके जो लोग उत्तराखंड में रह रहे हैं और गलत कार्यों में लिप्त हैं, उनके लिए ऑपरेशन कालनेमी करके एक अभियान चला रखा है। उसमें थाना कलियर ने कल 40 लोगों को पकड़ा है जो अपनी पहचान छुपाकर यहाँ भीख मांगने और अन्य कृत्यों में लिप्त थे। सभी को डिटेन करके पुलिस ने लीगल कार्रवाई इनके खिलाफ करी है। अकबर, सलमान, नज़ीर अगर साधु का वेश धारण करते हैं, बाबा बनकर लोगों को लूटते हैं, तो ये काम सिर्फ ठगी और लूट का नहीं है। ये सनातन को बदनाम करने की सोची समझी साजिश है। उत्तराखंड में पहले भी ऐसे कई लोग पकड़े जा चुके हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने फर्जी बाबाओं के खिलाफ कैंपेन चलाया है। ये एक अच्छा काम है। अब बात बिहार की। राबड़ी देवी का बंगला बिहार में बड़ा सियासी मुद्दा बन गया है। आज बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, नीतीश कुमार ने पद छोड़ने के बाद 15 दिन में बंगला खाली कर दिया, लेकिन आरजेडी के नेता सरकारी बंगले को अपनी जागीर समझते हैं। सम्राट चौधरी ने राबड़ी देवी का नाम लिए बगैर कहा, नियम कानून सबके लिए बराबर है, न पद परमानेंट है न सरकारी बंगला। ये बात सबको याद रखनी चाहिए। मैं तो जब मुख्यमंत्री आवास में गया तो मैंने पहले दिन कहा कि ये मुख्यमंत्री का आवास जरूर है, लेकिन आप ये बाहर में लिखवा दीजिए, ये लोक सेवक का आवास है, ये आम जनता के कल्याण के लिए सेवा करने का माध्यम है। यहां किसी का बपौती नहीं हो सकता। ये राजतंत्र थोड़े है कि आपको जो घर मिला उसी घर में रहेंगे। मैं तो बता देता हूं, मेरे पिताजी को छोड़ दीजिए, मैं 1999 में आया सरकार में मंत्री के तौर पर। आज जिस घर में मैं हूं, ये मेरा 11वां घर है। मैं मात्र 3 घर में मैं स्वयं रहा और सभी घरों में सिर्फ मैंने कार्यालय चलाने का काम किया।
कुछ लोगों को मोह है, बेटा को घर अलग चाहिए, माता जी को अलग घर चाहिए, और जनता को छोड़ दीजिए। जिस दिन पार्टी और हमारे नेता कहेंगे कि आपका काम यहीं पर समाप्त होता है, मैं आपको स्वस्थ करता हूं, सम्राट चौधरी 24 घंटे में अपना झोला उठाकर अपने प्राइवेट घर में चला जाएगा, कभी सरकारी घर में नहीं रहेगा। सम्राट चौधरी की बात आरजेडी के नेताओं को चुभ गई। आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा, सम्राट चौधरी लालू यादव के परिवार को नैतिकता का ज्ञान न दें। राबड़ी देवी पिछले 18 साल से इसी बंगले में रह रही हैं। जिस दिन विधान परिषद से उनकी मेंबरशिप खत्म होगी, उस दिन वो सरकारी घर छोड़ देंगी। राजनीतिक सुस्ता, राजनीतिक मर्यादाएं भी कोई चीज होती है, उसका अनुपालन होना चाहिए। श्रीमती राबड़ी देवी जी को जो आवास आवंटित है वो आज से नहीं है, 6 से है, और जिस आवास में वो रह रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष विधानसभा विधान परिषद के सदस्य के तौर पर और नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद के तौर पर भी है, तो फिर अलग से आवंटन करने की क्या जरूरत आन पड़ी? क्या ब्रेक हो गया था क्या उनका कार्यकाल? 30 तक विधान परिषद के तौर पर आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी जी का कार्यकाल है। जिस दिन खत्म होगा, हवाई चप्पल पहन करके निकल जाए, कोई मोह ममता सरकारी आवासों से नहीं है। मैं आपको बिहार के आवाम को स्पष्ट तौर पर कह देना चाहता हूं। ये बात सही है कि राबड़ी देवी सर्कुलर रोड वाले बंगले में 18 साल से रह रही हैं। ये बंगला उन्हें पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पर अलॉट हुआ था, लेकिन अब हाईकोर्ट का फैसला आ गया है, पूर्व मुख्यमंत्री को बंगला नहीं मिलता। विधान परिषद में लीडर ऑफ ऑपोजिशन के तौर पर उन्हें दूसरा सरकारी घर अलॉट किया गया है। राबड़ी देवी अगर उस घर में शिफ्ट हो जाएं, तो सारा विवाद खत्म हो जाएगा। महाराष्ट्र में आज विधान परिषद चुनाव के नॉमिनेशन फाइल करने का आखिरी दिन था। महायुति और महाविकास आघाड़ी के 40 उम्मीदवारों ने नॉमिनेशन फाइल किए, लेकिन ये खबर इसलिए बनी कि उद्योगपति अरुण लखानी के नॉमिनेशन से अरुण लखानी ने बीजेपी कैंडिडेट के तौर पर नामांकन फाइल किया। लखानी को बीजेपी ने वर्धा, चंद्रपुर, गढ़चिरौली से कैंडिडेट बनाया है। और इंटरेस्टिंग बात यह कि अरुण लखानी एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले के समधी बनने वाले हैं। वो सुप्रिया सुले की बेटी रेवती के होने वाले फादर इन लॉ हैं। लखानी के नॉमिनेशन पर सियासी गलियारों में चर्चा शुरू हो गई। संजय राउत ने लखानी को जन्मजात आरएसएस से जुड़ा बताया। कांग्रेस नेताओं ने भी कहा कि अरुण लखानी संघी हैं, संघ ही बीजेपी को चलाता है, इसलिए टिकट देने पर उन्हें कोई आश्चर्य नहीं है। इसके बाद सुप्रिया सुले सामने आई। उन्होंने कहा कि अरुण लखानी अब उनके फैमिली मेंबर हैं, रिश्तेदार हैं, और उनके रिश्तों के बीच राजनीतिक विचारधारा का कोई लेना देना नहीं है। राऊत साहेब आमचे मोठे भाऊ आहेत, त्यांना आम्हाला सगळं बोलण्याचा अधिकार आहे, आणि अरुणबाईंचे जे राजकीय त्यांचा विचारधारा, त्याच्यात आमच्या कौटुंबिक नात्याचा काही संबंधच नाही, आणि त्याच्यामुळे त्यांनी त्यांचं राजकारण करावं, आम्ही आमचं करू। सुप्रिया ने मराठी में जो कहा उसका हिंदी मतलब आपको बता देता हूं। सुप्रिया ने कहा कि संजय राउत उनके बड़े भाई जैसे हैं, उन्हें कुछ भी कहने का अधिकार है, वो इसे दिल पर नहीं लेती। सुप्रिया सुले ने कहा कि अरुण लखानी की राजनीतिक विचारधारा से उनके पारिवारिक रिश्तों का कोई संबंध नहीं है। इस बात का उनके बच्चों से भी कोई लेना देना नहीं है। अरुण लखानी के बेटे से सुप्रिया सुले की बेटी की शादी होने वाली है। उन्हें बीजेपी टिकट देगी तो अटकलें तो लगेंगी, और सुप्रिया सुले को लेकर ऐसी खबरें कोई पहली बार तो नहीं आई हैं। बार बार सुनने को मिलता है कि दोनों एनसीपी एक हो जाएंगी, एनडीए के साथ आ जाएंगी, फिर सुप्रिया सुले केंद्र सरकार में मंत्री बन जाएंगी। हालांकि ऐसी बातों का कभी कोई सबूत नहीं होता, इसलिए फिलहाल उन पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अब एक खबर तमिलनाडु की। तमिलनाडु बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष के अन्नामलाई ने आज दिल्ली में पार्टी के बड़े नेताओं से मुलाकात की। अन्नामलाई आज सबसे पहले नितिन नवीन से मिले, फिर बीएल संतोष से मुलाकात की, और इसके बाद अन्नामलाई अमित शाह से मिलने के लिए पहुंचे। दोनों नेताओं ने करीब आधे घंटे तक बात की। मीटिंग के बाद अन्नामलाई मीडिया से बात के बगैर निकल गए। असल में तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव के बाद से ही अन्नामलाई के बीजेपी छोड़ने की अटकलें तेज हैं। कहा जा रहा है कि वो इसी महीने बीजेपी छोड़कर नई पार्टी बनाने का ऐलान करेंगे। इन अटकलों के बीच अन्नामलाई के दिल्ली दौरे
और बीजेपी नेताओं से मुलाकात को काफी अहम माना गया। हालांकि अभी यह क्लियर नहीं है कि अन्नामलाई सीनियर नेताओं से मुलाकात के बाद भी बीजेपी छोड़ने के अपने इरादे पर कायम है या फिर उन्होंने इरादा बदल लिया है। आईपीएस रह चुके अन्नामलाई साउथ इंडिया में बीजेपी का प्रमुख चेहरा है। उन्होंने 2019 में सरकारी नौकरी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की थी। हालांकि तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव से पहले उन्हें पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट पद से हटा दिया गया था, क्योंकि अन्नामलाई एआईएडीएम के साथ अलायंस के खिलाफ थे। हालांकि अन्नामलाई ने अपनी भविष्य की रणनीति के बारे में खुलकर कुछ नहीं कहा। दिल्ली रवाना होने से पहले अन्नामलाई ने कहा था कि वो 2 दिन बाद अपना फ्यूचर प्लान शेयर करेंगे। अन्नामलाई को इस्तीफा देना होता तो चिट्ठी देकर अपनी पार्टी बनाने का ऐलान कर चुके होते। दिल्ली आकर बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं से मिलने में लगे हैं। इसका मतलब है खेल कुछ अलग है। कुछ लोगों का कहना है कि राज्यसभा की सीटों का फैसला होना है, इसलिए वो प्रेशर बना रहे हैं। मुझे लगता है कि अन्नामलाई बीजेपी छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन वो तमिलनाडु की राजनीति में फ्री हैंड चाहते हैं। अपने हिसाब से तमिलनाडु में बीजेपी को चलाना चाहते हैं। अगर ये नहीं हुआ, बीजेपी ने उनकी बात नहीं मानी, तो वो छोड़ देंगे और अपनी पार्टी बनाएंगे। लेबनान पर इजराइल के लगातार हो रहे हमलों को लेकर प्रेसिडेंट ट्रंप और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के बीच ठन गई है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक लेबनान पर भारी बमबारी को लेकर ट्रंप ने नेतन्याहू को कड़ी फटकार लगाई और फोन पर बातचीत के दौरान ट्रंप नेतन्याहू पर बुरी तरह भड़क गए, उनको पागल कह दिया और लेबनान पर तुरंत बमबारी रोकने के लिए कहा। ट्रंप ने कहा उन्होंने नेतन्याहू को जेल जाने से बचाया, ईरान के खिलाफ फुल सपोर्ट दिया, लेकिन नेतन्याहू ने एहसान फरामोशी की। सीज फायर के बावजूद लेबनान के सिविलियन इलाकों पर बमबारी की, ईरान के साथ डील की बातचीत को खतरे में डाल दिया। असल में लेबनान पर इजराइल के हमलों के जवाब में ईरान ने कल अमेरिका के साथ बातचीत बंद करने का ऐलान कर दिया था और नॉर्थ इजराइल पर हमला करने की धमकी भी दी थी। इसी के बाद ट्रंप ने नेतन्याहू से बात की। उन्होंने हिजबुल्लाह के चीफ नईम कासिम से भी फोन पर बात की और कहा कि अब इजराइल और हिजबुल्लाह एक दूसरे को अटैक नहीं करेंगे। हालांकि ट्रंप के इस ऐलान के बावजूद साउथ लेबनान में इजराइल का मिलिट्री ऑपरेशन जारी है। ईरान ने भी कह दिया कि जब तक इजराइल अपना मिलिट्री ऑपरेशन नहीं रोकेगा, तब तक अमेरिका से कोई बात नहीं होगी। हालांकि ईरान अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ज्यादा शिप्स को पास होने की परमिशन दे रहा है। पिछले 24 घंटों में 15 शिप ने हॉर्मुज को क्रॉस किया। हर रोज ये बात और क्लियर हो जाती कि ट्रंप ईरान के साथ जंग रोकने के लिए कितनी डेस्परेट है, पर ईरान ट्रंप को जीता हुआ दिखाने और मानने को तैयार नहीं है और ट्रंप की ईगो ये परमिट नहीं करती। वो ईरान के आगे अपने आप को झुका हुआ या हारा हुआ दिखाएं। वो तो अपनी जीत साबित करना चाहते हैं, इसलिए यह बात किसी सिरे तक नहीं पहुंच रही। आखिर में एक नजर कल की बड़ी खबरों पर। डीके शिवकुमार कल कर्नाटक के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कल अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत करेंगे। महिलाओं को पहली इंस्टॉलमेंट जारी होगी। 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में जैकलीन फर्नांडिस कल पटियाला हाउस कोर्ट में पेश होंगी। वेनेजुएला की प्रेसिडेंट डेल्सी रोड्रिगेज कल भारत के दौरे पर पहुंचेंगी। वेनेजुएला के साथ ऑयल इंपोर्ट पर समझौता हो सकता है। आज की बात में इतना ही। मेरे आपसे अगली मुलाकात कल रात 9 बजे होगी।